सत्यान्वेशी व्योमकेश बख्शी से मेरी पहली मुलाकात सन 1931 में हुई थी। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं ख़त्म करके मैं अभी अभी बाहर निकला। पैसों की खास तंगी नहीं थी। पिताजी बैंक में जो धनराशि छोड़ गए थे उसके ब्याज से मेरा अकेले का खर्चा कोलकाता के मेस में रहकर आराम से चल जाता था। इसलिए मैंने तय किया था कि ब्रह्मचर्य व्रत अपनाकर साहित्य साधना में जीवन बिता दूंगा। युवा जोश में मुझे लगा था कि पूरी निष्ठा से सरस्वती माँ की आराधना करके बंगाली साहित्य में जल्द ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दूंगा। इस उम्र में एक बंगाली युवक कई सुनहरे सपने देखता है, भले ही वे जल्दी ही टूट भी जाएं। लेकिन वो बातें छोड़िए, अब मैं बताता हूँ कि व्योमकेश से मेरी पहचान कैसे हुई। जो लोग कोलकाता शहर से गहराई से परिचित हैं उनमें से भी बहुतों को शायद यह पता नहीं होगा कि इस शहर के केंद्र में एक ऐसी बस्ती है जिसके एक तरफ निर्धन भाटिया मरवाड़ी समुदाय रहता है, दूसरी तरफ स्लम्स हैं और तीसरी ओर तिरछी आंखों वाले पीले रंग के चीनी लोगों की बस्ती बसी हुई है। इस ट्राई जंक्शन के मध्य में जो वी आकार का द्वीप बना हुआ है, दिन के समय वहाँ के हसल बसल को देखकर कभी यह नहीं लगता कि इसमें कोई ख़ास बात या अजीब विशेषता है। लेकिन शाम ढलते ही इस बस्ती में एक अजीब बदलाव आना शुरू हो जाता है। 8 बजते ही सभी शॉप्स बंद हो जाती हैं और पूरा इलाका एकदम शांत हो जाता है। बस कहीं कहीं दूर पर कोई पान बीड़ी शॉप खुली रहती है। इस समय जो लोग इस क्षेत्र में आना जाना करते हैं वे अधिकतर छाया मूर्ति की तरह चुपचाप इधर उधर घूमते रहते हैं, और यदि कोई अनजान राहगीर गलती से इस रास्ते पर आ जाता है तो वह भी तेज़ कदमों से डरा सहमा सा इस इलाके को पार कर जाता है। मैं इस मोहल्ले में कैसे आकर एक मेस का निवासी बन गया, यह विस्तार से लिखने लगूं तो पूरी किताब बन जाएगी। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि दिन के समय यह इलाका देखकर मुझे किसी भी तरह का शक नहीं हुआ, और जब मैंने देखा कि मेस के दूसरी मंजिल पर एक हवादार बड़ा कमरा बेहद सस्ते में उपलब्ध है तो मैंने ज़्यादा सोचे बिना उसे किराए पर ले लिया। बाद में जब मुझे पता चला कि इस इलाके में महीने में 2-3 बार खून से सने शव सड़क पर पड़े मिलते हैं और हफ्ते में कम से कम एक बार पुलिस रेड होती है, तब तक इस जगह से मेरा इतना लगाव हो चुका था कि अब अपना सामान समेटकर किसी दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं रही। खासकर इसलिए कि मैं शाम के बाद अपने रीडिंग राइटिंग में व्यस्त रहता था और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसी खतरे की आशंका कभी नहीं हुई। हमारे मकान की दूसरी मंजिल पर कुल 5 कमरे थे और हर कमरे में एक एक सज्जन रहते थे। वे सभी नौकरी पेशा और उम्र दराज थे जो हर शनिवार अपने घर जाते थे और सोमवार को वापस आकर ऑफिस आना जाना शुरू कर देते थे। ये लोग काफ़ी समय से इस मेस में रह रहे थे। हाल ही में एक व्यक्ति नौकरी से रिटायर होकर अपने घर चला गया था और उसका खाली कमरा मैंने ले लिया था। शाम के समय यहाँ कार्ड्स और डाइस के खेलों की महफिल जमती थी। उस वक्त मेस के रहने वालों की आवाज़ों और उत्साह में कुछ उग्रता आ जाती थी। अश्विनी बाबू एक्सपर्ट प्लेयर थे और उनके स्थायी प्रतिद्वंद्वी थे घनश्याम बाबू। घनश्याम बाबू जब हार जाते तो बहुत शोर मचाते, फिर ठीक 9 बजे ब्राह्मण कुक आकर बता देता कि खाना तैयार है। तब सब लोग शांति से उठकर खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते थे। इस तरह बिना किसी बाधा के मेस की एकरस जिंदगी कट रही थी और मैं भी शांति से इस नीरस जीवन शैली को अपना चुका। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक खुद रहते थे। वे होम्योपैथी डॉक्टर थे। नाम था अनुकूल बाबू। बहुत ही सरल और मिलनसार व्यक्ति थे। शायद उन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि उनके घर में कोई पत्नी या परिवार का सदस्य नहीं था। वे मेस के खाने पीने और किराएदारों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। इतनी सिस्टमैटिक व्यवस्था थी कि किसी को भी कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलता था। महीने की शुरुआत में बस रेंट और खाने पीने का कुल 25 रुपये उन्हें दे देने के बाद कोई चिंता नहीं रहती थी। गरीब तबके के बीच
डॉक्टर की अच्छी खासी रेपुटेशन थी। सुबह और शाम उनके क्लिनिक रूम में मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। वे घर बैठे बहुत कम पैसों में मेडिसिन देते थे। मरीजों के घर जाना वे कम ही पसंद करते थे और अगर कभी जाते भी थे तो विजिट फी नहीं लेते थे। इस वजह से पूरा इलाका उनका बहुत सम्मान करता था। मैं भी कुछ ही समय में उनका काफ़ी करीबी बन गया था। सुबह 10 बजे तक मेस के बाकी सब लोग ऑफिस के लिए निकल जाते थे और हम दोनों ही घर में रह जाते थे। हमारा बात लंच भी लगभग साथ ही होता। फिर दोपहर का समय बातचीत और न्यूज़पेपर डिस्कशन में निकल जाता। डॉक्टर बहुत सीधे साधे और नेक इंसान थे, लेकिन उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स ज़बरदस्त थी। उम्र करीब 40 के आसपास थी और उनके पास किसी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, लेकिन घर पर बैठकर उन्होंने इतने अलग अलग विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था कि उनकी बातें सुनकर आश्चर्य होता था। जब मैं हैरानी जाहिर करता तो वे संकोच में पढ़कर कहते, और कोई काम तो है नहीं, बस घर में बैठकर किताबें पढ़ता हूँ। मेरा सारा ज्ञान सिर्फ किताबों से ही है। इस मेस में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे मैं डॉक्टर बाबू के कमरे में बैठकर उनका न्यूज़पेपर पलट रहा था। अश्विनी बाबू पान चबाते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। फिर घनश्याम बाबू बाहर आए और अपने टूथेज के लिए डॉक्टर से एक पुड़िया मेडिसिन लेकर वे भी ऑफिस रवाना हो गए। बाकी दोनों लोग भी धीरे धीरे निकल गए और पूरा घर दिन भर के लिए खाली हो गया। डॉक्टर बाबू के पास तब भी 2-3 मरीज थे जो मेडिसिन लेकर चले गए। फिर उन्होंने अपना ग्लासेस माथे पर चढ़ाया और मुझसे पूछा, अखबार में कोई ख़ास खबर है? मैंने जवाब दिया, कल शाम को हमारे इलाके में पुलिस रेड हुई है। डॉक्टर हंसकर बोले, ये तो रोज़ की बात है। कहाँ हुई? यहीं पास में 36 नंबर पर, एक शेख अब्दुल गफूर नाम के आदमी के घर। डॉक्टर बोले, अरे मैं उस आदमी को जानता हूँ, वह अक्सर मुझसे दवा लेने आता है। छापेमारी किस लिए हुई? कुछ लिखा है? कोकेन, ये देखिए, पढ़ लीजिए, कहकर मैंने उन्हें दैनिक कलकत्ता अखबार बढ़ा दिया। डॉक्टर ने चश्मा नाक के ऊपर खिसकाकर पढ़ना शुरू किया। कल इस इलाके में 35 नंबर स्ट्रीट में शेख अब्दुल गफूर नामक एक चमड़े के व्यापारी के घर पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन कोई गैर कानूनी सामान नहीं मिला। पुलिस का अनुमान है कि इस इलाके में कहीं एक गुप्त कोकीन का गोदाम है, जहां से हर जगह कोकीन सप्लाई होती है। एक चालाक अपराधी गिरोह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कई दिनों से यह अवैध व्यापार चला रहा है। लेकिन दुख की बात है कि इन अपराधियों का नेता कौन है और उनका गुप्त ठिकाना कहाँ है, यह अब तक की तमाम खोजबीन के बावजूद पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर ने थोड़ा सोचकर कहा, बात सही है, मुझे भी शक है कि पास पड़ोस में कहीं कोकीन का एक बड़ा अड्डा है। मैंने 2-1 बार इसके संकेत पाए हैं। जानते हैं, मेरे पास इलाज के लिए तरह तरह के लोग आते हैं और जो कोकीन का आदी होता है वह डॉक्टर से अपनी लत कभी छिपा नहीं सकता। लेकिन वह अब्दुल गफूर मुझे कोकीन खोर नहीं लगता, बल्कि वह पक्का अफीमची है, यह मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। वह खुद भी इस बात को नहीं छिपाता। मैंने पूछा, अच्छा अनुकूल बाबू, इस मोहल्ले में इतनी हत्याएं क्यों होती हैं? डॉक्टर बोले, इसका बहुत आसान कारण है। जो लोग गुप्त रूप से कानून तोड़कर इतना बड़ा व्यापार चला रहे हैं, उन्हें हमेशा डर रहता है कि वे कहीं पकड़े न जाएं। इसलिए अगर कोई गलती से उनके राज्य जान ले तो उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। सोचिए, अगर मैं कोकीन का धंधा कर रहा हूँ और आप गलती से यह बात जान जाएं, तो क्या मैं आपको जिंदा छोड़ सकता हूँ? अगर आपने पुलिस को बता दिया तो मैं तो जेल जाऊँगा ही, साथ में मेरा इतना बड़ा कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों की संपत्ति जब्त हो जाएगी। मैं यह होने दूंगा? यह कहकर वह हंसने लगे। मैंने कहा, आपने अपराधियों की मानसिकता पर अच्छी स्टडी की है। हाँ, इस विषय में मेरी ख़ास रुचि है। यह कहते हुए उन्होंने अंगड़ाई ली और खड़े हो गए। मैं भी उठने ही वाला था कि तभी एक आदमी अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 23-24 साल होगी। देखने में शिक्षित और सभ्य व्यक्ति लग रहा था। रंग साफ, सुंदर और सुगढ़ शरीर, चेहरे पर बुद्धिमत्ता की झलक थी।
लेकिन शायद किसी परेशानी में था, क्योंकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए, कमीज मैली और यहाँ तक कि जूते भी बिना पॉलिश के सूखे से दिख रहे थे। चेहरे पर बेचैनी के भाव लिए वह पहले मेरी ओर और फिर अनुकूल बाबू की ओर देखकर पूछने लगा, सुना है यहाँ कोई मेस में जगह खाली है क्या? हम दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। अनुकूल बाबू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आप क्या करते हैं? वह व्यक्ति थके हुए भाव से रोगियों की बेंच पर बैठ गया और बोला, फिलहाल नौकरी के लिए आवेदन दे रहा हूँ और सिर छिपाने की कोई जगह खोज रहा हूँ, लेकिन इस बदनसीब शहर में एक भी खाली मेस नहीं मिल रही, सब पूरी तरह भरी हुई हैं। अनुकूल बाबू ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, सीजन के बीच में मेस या लॉज में जगह मिलना बहुत मुश्किल है। आपका नाम क्या है? अतुल चंद्र मित्र। कलकत्ता आया हूँ और जब से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। गांव में जो कुछ भी था बेचकर जो थोड़े पैसे लाया था वह भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब मुश्किल से 25-30 रुपए बचे हैं, लेकिन होटल में 2 वक्त खाना खाकर कितने दिन चल सकता हूँ, इसलिए एक अच्छे मेस की तलाश कर रहा हूँ। ज़्यादा दिन नहीं, महीने भर के अंदर ही कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। बस इन कुछ दिनों के लिए 2 वक्त थोड़ा सा खाना और सिर छिपाने की जगह मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अनुकूल बाबू बोले, माफ़ कीजिए अतुल बाबू, लेकिन यहाँ सारी जगह पहले से भरी हुई है। अतुल ने एक लंबी सांस ली और कहा, तो और क्या किया जा सकता है? फिर से निकलता हूँ, देखता हूँ कि उड़ीसा वालों के किसी लॉज में जगह मिलती है या नहीं। बस एक ही डर है, अगर किसी तरह वहाँ सो गया तो शायद ये जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वे भी कोई चुरा लेगा। खैर, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? डॉक्टर पानी लेने अंदर गए। उस आदमी की बेबसी देखकर मेरे मन में दया आ गई। थोड़ी देर सोचकर मैंने कहा, मेरे कमरे में काफ़ी जगह है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। 2 लोगों के रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अगर कोई दिक्कत न हो तो। अतुल उछलकर खड़ा हो गया और बोला, दिक्कत? आप मजाक कर रहे हैं, ये तो जैसे स्वर्ग मिल गया। फौरन उसने अपनी जेब से कुछ नोट और सिक्के निकाल कर कहा, कितना देना होगा? पैसे एडवांस में ही दे दूं? मेरे पास तो। उसका उतावलापन देखकर मैं हंस पड़ा और कहा, अभी रहने दीजिए, पैसे बाद में दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। तभी डॉक्टर बाबू पानी लेकर लौट आए। मैंने उनसे कहा, ये संकट में है, इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरे कमरे में रहेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अतुल कृतज्ञता से भरकर बोला, आपने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की, लेकिन मैं ज़्यादा दिन आपको तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर इस बीच कोई और जगह मिल गई तो वहीं चला जाऊंगा। फिर उसने पानी पिया और गिलास रख दिया। डॉक्टर ने मुझे थोड़े हैरानी से देखा और बोले, आपके कमरे में? खैर, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे भी इससे आपका किराया बढ़ जाएगा। मैं जल्दी से बोल पड़ा, नहीं, बात पैसों की नहीं है, ये मुसीबत में है, इसलिए। डॉक्टर हंसकर बोले, हाँ, सही कहा। खैर अतुल बाबू, आप अपना सामान ले आइए और यहीं ठहर जाइए। जी हाँ, सामान ज़्यादा नहीं है, बस एक बिस्तर और कैनवास का बैग एक होटल के दरबान के पास छोड़कर आया हूँ, अभी जाकर ले आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, और हाँ, नहाना खाना भी यहीं कर लीजिए। तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कहकर उसने मेरी ओर कृतज्ञ निगाहों से देखा और बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। अनुकूल बाबू अनमने होकर अपने धोती के किनारे से चश्मे के कांच साफ करने लगे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हैं डॉक्टर बाबू? डॉक्टर चौंक कर बोले, कुछ नहीं, संकट में किसी की मदद करना हमेशा सही होता है। आपने अच्छा किया, लेकिन एक कहावत है, न अज्ञात कुलशीलस्य, यानी किसी अनजान व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, उम्मीद करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर वे उठ खड़े हुए। अतुल मित्र अब मेरे कमरे में रहने लगा। अनुकूल बाबू के पास एक अतिरिक्त तख्त था जो उन्होंने अतुल के लिए भिजवा दिया। अतुल दिन में ज़्यादा समय घर में नहीं रहता। सुबह जल्दी उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता और फिर करीब 10-11 बजे वापस आता। नहाने खाने के बाद फिर से बाहर चला जाता।
लेकिन जब भी वह घर में रहता तब तक उसने घर के बाकी लोगों के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी। शाम के बाद खेल की महफिल में अतुल को बुलाया जाता, लेकिन वह ताश या पासा खेलना नहीं जानता था। इसलिए कुछ देर वहाँ बैठने के बाद चुपचाप नीचे उतरकर डॉक्टर साहब से बातें करने चला जाता। मेरे साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारी उम्र लगभग एक ही थी, ऊपर से एक ही कमरे में रहते थे, इसलिए आपसे तुम पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अतुल के आने के बाद हफ्ते भर तक सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर अचानक मेस में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। शाम के समय मैं और अतुल डॉक्टर अनुकूल बाबू के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मरीजों की भीड़ कम हो चुकी थी। बीच बीच में कोई कोई आता, अपनी बीमारी बताता, दवा लेकर चला जाता। डॉक्टर साहब हमसे बातें करते करते दवा भी दे रहे थे और पैसे भी हाथ की पेटी में रख रहे थे। कल रात हमारे घर के सामने एक हत्या हो गई। सुबह जब सड़क पर लाश मिली तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। हम उसी बारे में चर्चा कर रहे थे। असली हैरानी की बात यह थी कि मरने वाला कोई गरीब आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी कमर की गड्डी से 100 के 10 नोट मिले। डॉक्टर साहब बोले, ये ज़रूर कोकेन का मामला है। सोच कर देखिए, अगर हत्या सिर्फ पैसों के लालच में हुई होती तो हत्यारा उसके पास इतने नोट क्यों छोड़ता। मेरा तो मानना है कि वह आदमी कोकेन खरीदने आया था। किसी तरह उसे डीलरों की कोई सीक्रेट बात पता चल गई होगी। शायद उसने पुलिस को धमकाने या ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी और फिर बस खात्मा कर दिया गया। अतुल घबराकर बोला, कौन जाने माशाय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग इस मोहल्ले में कैसे रहते हैं? अगर मुझे पहले पता होता तो। डॉक्टर हंसकर बोले, तो फिर उड़ीसा वालों के लॉज में चले जाते। हमें तो कोई डर नहीं लगता। मैं पिछले 10-12 सालों से यहाँ हूँ, लेकिन कभी किसी झमेले में नहीं पड़ा। अतुल फुसफुसाकर बोला, डॉक्टर बाबू, क्या आपको सच में कुछ नहीं पता? अचानक पीछे से खटकी एक आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा कि मेस के अश्विनी बाबू दरवाजे की आड़ से हमारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे की अजीब सी पीली रंगत देखकर मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ अश्विनी बाबू, आप इस वक्त नीचे कैसे? अश्विनी बाबू हड़बड़ाकर बोले, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही, बस एक पैसे की बीड़ी खरीदने आया था। कहते कहते वे तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। हम सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। गंभीर और शांत स्वभाव के अश्विनी बाबू की हम सब बहुत इज्जत करते थे। फिर वह अचानक इतनी चुपचाप नीचे क्यों आए और हमारी बातें छुपकर क्यों सुन रहे थे? रात के खाने के दौरान पता चला कि अश्विनी बाबू पहले ही खाना खा चुके थे। खाने के बाद रोज़ की तरह एक चुरूट पीकर मैं अपने कमरे में गया तो देखा अतुल ज़मीन पर सिर्फ एक तकिया डालकर सो रहा था। थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी कि ज़मीन पर सोने की ज़रूरत पड़े। कमरा अंधेरे में था। अतुल ने कोई हलचल नहीं की तो मैंने सोचा कि वह थककर गहरी नींद में सो गया होगा। मुझे उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर लाइट जलाकर पढ़ाई या लिखने बैठता तो शायद उसकी नींद टूट जाती। इसलिए मैं चुपचाप खाली पैर कमरे में टहलने लगा। कुछ देर ऐसे ही घूमने के बाद अचानक ख्याल आया कि जाकर अश्विनी बाबू से पूछूं कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना। उनका कमरा मेरे कमरे से 2 दरवाज़ा छोड़कर था। वहाँ पहुँचकर देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर से आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। जिज्ञासा में मैं कमरे के अंदर चला गया। दरवाजे के पास ही स्विच था। मैंने लाइट जलाई और देखा कमरा खाली था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन अश्विनी बाबू सड़क पर भी नहीं थे। इतनी रात को वह गए कहाँ? अचानक ख्याल आया कि शायद डॉक्टर से दवा लेने गए होंगे। मैं जल्दी से नीचे गया, लेकिन डॉक्टर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इतनी रात को यकीनन वह सो चुके होंगे। मैं कुछ देर बंद दरवाजे के सामने असमंजस में खड़ा रहा। तभी अचानक अंदर से आवाज़ आई। अश्विनी बाबू बेहद उत्तेजित और दबे स्वर में कुछ कह रहे थे। एक पल के लिए मन में आया कि कान लगाकर सुनूं,
लेकिन फिर खुद को रोक लिया। शायद वह अपनी किसी बीमारी की बात कर रहे थे और मुझे नहीं सुनना चाहिए। चुपचाप धीरे धीरे कदम रखते हुए वापस ऊपर आ गया। कमरे में आकर देखा अतुल अब भी ज़मीन पर वैसे ही लेटा हुआ था। मुझे देखकर वह सिर उठाकर बोला, क्या हुआ? अश्विनी बाबू कमरे में नहीं थे? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? अगर देखना चाहते हो तो इस तकिए पर कान रखकर ज़मीन पर लेटो। मैं चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? अरे दिमाग एकदम ठीक है, बस लेट कर देखो तो सही। जिज्ञासा में मैंने अतुल के सिर के पास सिर रखकर ज़मीन पर लेटकर सुना। कुछ देर शांत रहने के बाद अस्पष्ट आवाज़ें कानों में आने लगी। फिर स्पष्ट रूप से डॉक्टर अनुकूल बाबू की आवाज़ सुनाई दी। आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, ये सिर्फ आपका भ्रम है। नींद में कई बार ऐसा होता है। मैं आपको दवा दे रहा हूँ, उसे लेकर आराम से सो जाइए। अगर सुबह उठकर भी आपको ऐसा ही लगे तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। अश्विनी बाबू ने जवाब में क्या कहा यह समझ में नहीं आया। फिर कुर्सी खींचने की आवाज़ आई, जिससे समझ गया कि दोनों उठ खड़े हुए हैं। मैं ज़मीन से उठकर बैठ गया और बोला, अरे हाँ, डॉक्टर साहब का कमरा तो हमारे कमरे के ठीक नीचे है, लेकिन यह क्या मामला है? अश्विनी बाबू को हुआ क्या है? अतुल ऊबते हुए बोला, भगवान ही जाने, बहुत रात हो चुकी है, अब बिस्तर पर सो जाना चाहिए। मैंने संदेह से पूछा, लेकिन तुम ज़मीन पर क्यों सो रहे थे? अतुल बोला, पूरे दिन इधर उधर घूमकर बहुत थक गया था। ज़मीन ठंडी लग रही थी, इसलिए लेट गया। थोड़ी नींद भी आ गई थी, लेकिन उन्हीं की बातें सुनकर नींद टूट गई। तभी सीढ़ियों पर अश्विनी बाबू के कदमों की आहट सुनाई दी। वह अपने कमरे में गए और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने घड़ी देखी, रात के करीब 11 बज चुके थे। अतुल सो चुका था, मेज़ में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन दिमाग में अश्विनी बाबू की बातें घूम रही थी। यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह अतुल ने मुझे जोर से झकझोर कर जगाया। ओए उठो उठो, मामला ठीक नहीं लग रहा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्यों, क्या हुआ? अतुल चिंतित स्वर में बोला, अश्विनी बाबू दरवाज़ा नहीं खोल रहे। हमने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। क्या हुआ उन्हें, ये कहना मुश्किल है। तुम आओ, कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और देखा कि अश्विनी बाबू के दरवाजे के सामने सभी लोग जमा हो चुके थे। चिंता और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीचे से डॉक्टर अनुकूल बाबू भी आ चुके थे। सबके चेहरों पर घबराहट थी, क्योंकि अश्विनी बाबू कभी इतनी देर तक नहीं सोते थे। अगर वह सच में सो रहे होते तो इतनी आवाज़ के बाद भी क्यों नहीं जाग रहे थे? अतुल ने डॉक्टर अनुकूल बाबू से कहा, देखिए, दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर अनुकूल बाबू बोले, हाँ हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है वह बेहोश पड़े हों, वरना जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब देर नहीं करनी चाहिए। अतुल बाबू, दरवाज़ा तोड़ दीजिए। दरवाज़ा 1.5 इंच मोटी लकड़ी का था, जिस पर यह लॉक लगा था। लेकिन अतुल और 2-3 और लोगों ने मिलकर ज़ोर से धक्का दिया और दरवाज़ा झनझनाते हुए खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सभी के चेहरे फक पड़ गए। सन्नाटा छा गया, कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अश्विनी बाबू ठीक दरवाजे के सामने ज़मीन पर गिरे पड़े थे। उनका गला एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी तरह कटा हुआ था। सिर और गर्दन के नीचे खून का एक बड़ा गहरा थक्का जम चुका था, जो ऐसा लग रहा था जैसे लाल मखमल का गलीचा बिछा हो। और उनका दायां हाथ फैला हुआ था, जिसमें एक खून से सना अक्षुर था। वह अक्षुर ऐसा लग रहा था मानो किसी क्रूर हंसी के साथ पूरी घटना पर मुस्कुरा रहा हो। सभी कुछ पल तक स्तब्ध खड़े रहे। फिर अतुल और डॉक्टर अंदर गए। डॉक्टर हतप्रभ होकर शव की ओर देखते रहे, फिर कांपती आवाज़ में बोले, कितना भयानक, आखिर में अश्विनी बाबू ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अतुल का ध्यान शव पर नहीं था। उसकी आंखें तलवार की धार जैसी
पूरे कमरे में घूम रही थी। उसने बिस्तर देखा, खिड़की की ओर झांका और फिर शांत स्वर में बोला, यह आत्महत्या नहीं है डॉक्टर बाबू, यह हत्या है, एक नृशंस हत्या। मैं पुलिस बुलाने जा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी मत छूइए। डॉक्टर अनुकूल बाबू हैरान होकर बोले, क्या कह रहे हैं अतुल बाबू, हत्या? लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। और फिर यह देखिए, उन्होंने शव के हाथ में खून से सने शुर की ओर इशारा किया। अतुल ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, वो सब सही हो सकता है, लेकिन फिर भी यह हत्या ही है। आप सब यहीं रहिए, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। पुलिस ने मेस के नौकर बामुन से लेकर सभी का बयान लिया। जिसे जो भी पता था उसने पुलिस को बताया, लेकिन किसी की भी गवाही से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि अश्विनी बाबू की मौत का कारण क्या था। अश्विनी बाबू बहुत शांत और सीधे साधे व्यक्ति थे। मेस और ऑफिस के अलावा किसी और से उनकी खास जान पहचान नहीं थी। हर शनिवार वह घर जाते थे। यह सिलसिला 10 से 12 साल से चल रहा था और कभी नहीं टूटा था। कुछ समय से वह डायबिटीज़ से पीड़ित थे। डॉक्टर ने भी पुलिस को अपना बयान दिया, लेकिन उनकी गवाही से मामला हल नहीं हुआ, बल्कि और भी उलझ गया। पिछले 12 वर्षों से अश्विनी बाबू मेरे यहाँ रह रहे थे। उनका घर बर्धमान जिले के हरिहरपुर गांव में था। वह एक व्यापारी कार्यालय में काम करते थे और उनकी तनख्वाह करीब 120 रुपये थी। इतनी कम तनख्वाह में परिवार के साथ कोलकाता में रहना संभव नहीं था, इसलिए वह अकेले इस मेस में रहते थे। इस मेस के अधिकतर लोग ऐसे ही रहते हैं। अश्विनी बाबू को जानता हूँ, वह सरल स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी का बकाया नहीं रखा, न ही किसी से एक पैसा उधार लिया। किसी भी तरह की बुरी आदत या नशे की लत थी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मेस के बाकी लोग भी इस बात की गवाही देंगे। इन 12 वर्षों में मैंने उनके व्यवहार में कभी कुछ असामान्य या संदिग्ध नहीं पाया। वह पिछले कुछ महीनों से डायबिटीज़ से पीड़ित थे और मेरे ही इलाज में थे, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर होने का कोई लक्षण मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर कल अचानक मुझे उनके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव दिखा। कल करीब 9:45 बजे मैं अपने क्लिनिक में बैठा था। अचानक अश्विनी बाबू आए और बोले, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी और गोपनीय बात करनी है। मैंने थोड़ा हैरानी से उनके चेहरे की ओर देखा। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? वह इधर उधर देखने लगे और धीरे से बोले, अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। यह कहकर वह जल्दी से ऑफिस चले गए। शाम को मैं, अजीत बाबू और अतुल बाबू मेरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अजीत बाबू ने देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजे के पास खड़े हमारी बातें सुन रहे हैं। जैसे ही हमने उन्हें बुलाया, वह घबराकर कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। हम सब आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर अश्विनी बाबू को हो क्या गया है। फिर रात को करीब 10 बजे वह दबे पांव चोरों की तरह मेरे पास आए। उनका चेहरा देखते ही मुझे लगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दरवाज़ा बंद करके वह अनाप शनाप बातें करने लगे। कभी कहते उन्होंने एक भयानक सपना देखा, कभी कहते कि उन्हें कोई ख़तरनाक रहस्य पता चला है। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार बोले जा रहे थे। आखिर में मैंने उन्हें एक पुड़िया नींद की दवा दी और कहा, आज रात आराम से सो जाइए, कल सुबह आपकी पूरी बात सुनूंगा। उन्होंने दवा ली और ऊपर अपने कमरे में चले गए। वही उनकी मेरे साथ आखिरी मुलाकात थी। और फिर आज सुबह यह घटना हो गई। उनके व्यवहार को देखकर मुझे ज़रूर लगा था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह इतनी छोटी सी उत्तेजना में खुद को ख़त्म कर लेंगे। अनुकूल बाबू चुप हो गए। दरोगा ने पूछा, तो आप मानते हैं कि यह आत्महत्या है? अनुकूल बाबू बोले, इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन अतुल बाबू कह रहे थे कि यह आत्महत्या नहीं, कुछ और है। शायद वह इस बारे में ज़्यादा जानते हों,
इसलिए वही बेहतर बता सकते हैं। दरोगा ने अतुल की ओर देखा और पूछा, अतुल बाबू, आप ही हैं ना? आपको क्या लगता है यह आत्महत्या नहीं है? ऐसा मानने की कोई वजह है? अतुल बोले, हाँ वजह है। कोई भी व्यक्ति खुद अपने हाथों से इतनी नृशंस तरीके से अपना गला नहीं काट सकता। आपने लाश देखी है? सोच कर देखिए, यह असंभव है। दरोगा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? अतुल ने सिर हिलाया और बोले, नहीं। क्या आप हत्या का कोई कारण अनुमान कर सकते हैं? अतुल ने सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वही खिड़की हत्या का कारण है। दरोगा चौंक कर बोले, खिड़की हत्या का कारण? आपका मतलब हत्यारा उसी खिड़की से कमरे में घुसा था? नहीं, हत्यारा दरवाजे से ही अंदर आया था। दरोगा हल्के से मुस्कुराए और बोले, शायद आपको याद नहीं कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे याद है, दरोगा ने थोड़ा व्यंग्य भरे स्वर में कहा। तो क्या अश्विनी बाबू घायल होने के बाद खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिए थे? नहीं, हत्यारे ने अश्विनी बाबू को मारने के बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह भला कैसे संभव है? अतुल मुस्कुराकर बोले, बहुत आसानी से। ज़रा ध्यान से सोचिए, समझ जाएंगे। अनुकूल बाबू अब तक दरवाजे को ही देख रहे थे। अचानक बोल उठे, अरे बिल्कुल सही, ये तो हमें ध्यान ही नहीं आया। देखिए ना, दरवाजे पर यह लॉक, एक ख़ास तरह का ताला लगा है। अतुल बोले, ये दरवाज़ा बाहर से खींच देने पर अपने आप लॉक हो जाता है, फिर अंदर से इसे खोलने का कोई तरीका नहीं बचता। दरोगा, जो कि काफ़ी अनुभवी थे, सोचते हुए ठोड़ी पर हाथ रखकर बोले, यह बात सही है, लेकिन एक जगह पर संदेह हो रहा है। क्या इसका कोई प्रमाण है कि अश्विनी बाबू रात को दरवाज़ा खोलकर सोए थे? अतुल ने कहा, नहीं, बल्कि इसके उलट ही सबूत है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने दरवाज़ा बंद करके सोने गए थे। मैंने कहा, मैं भी जानता हूँ, मैंने खुद उन्हें दरवाज़ा बंद करते सुना। दरोगा बोले, तो फिर यह तो संभव नहीं कि अश्विनी बाबू रात में उठकर खुद हत्यारे के लिए दरवाज़ा खोल दें। अतुल बोले, नहीं, लेकिन शायद आपको याद नहीं कि अश्विनी बाबू पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी से पीड़ित थे। बीमारी? ओह हाँ, सही कहा आपने अतुल बाबू, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। दरोगा थोड़े गंभीर होकर बोले, आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मामला अब और भी उलझता जा रहा है। अगर यह सच में एक हत्या है तो हत्यारा बहुत ही चालाक और सतर्क व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या आपको किसी पर शक है? उन्होंने वहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। अनुकूल बाबू बोले, देखिए, इस इलाके में अक्सर 1-2 हत्याएं होती रहती हैं। ये बात आपके लिए नई नहीं होगी। परसों ही हमारे मकान के ठीक सामने एक हत्या हुई थी। इन सब घटनाओं को देखकर मुझे लगता है कि सारी हत्याएं किसी एक धागे से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी एक का सुराग मिल जाए तो बाकी मामलों की भी गुत्थी सुलझ सकती है, बशर्ते कि हम अश्विनी बाबू की मौत को हत्या माने। दरोगा बोले, यह संभव हो सकता है, लेकिन अगर हम दूसरी हत्याओं के सुराग का इंतज़ार करेंगे तो शायद हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। अतुल बोले, दरोगा बाबू, अगर आप इस हत्या की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं तो उस खिड़की के बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। दरोगा ने थके हुए स्वर में कहा, हर बात को हमें अच्छी तरह से विचार करना होगा अतुल बाबू। अब मैं आप सभी के कमरों की तलाशी लेना चाहता हूँ। इसके बाद ऊपर नीचे सभी कमरों की गहराई से तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इस मृत्यु रहस्य पर कोई प्रकाश डाला जा सके। अश्विनी बाबू के कमरे की भी अच्छी तरह से जांच की गई, मगर कुछ सामान्य पारिवारिक पत्रों के अलावा कुछ नहीं मिला। उनके उस्तरे का खाली म्यान बिस्तर के पास पड़ा। हम सभी जानते थे कि वे खुद ही शेविंग करते थे, इसलिए म्यान को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। अश्विनी बाबू का शव पहले ही हटा दिया गया था। इसके बाद उनके दरवाजे पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया। दरोगा दोपहर करीब 1:30 बजे वहाँ से चले गए।
अश्विनी बाबू के घर तार भेजा गया था। शाम को उनके बेटे और अन्य निकट संबंधी वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर छाई विस्मय और शोक की मूर्त छवि पर अब मैं कोई और शब्द नहीं जोड़ना चाहता। हम उनके अपने नहीं थे, फिर भी अश्विनी बाबू की इस दुखद मृत्यु से हम सभी भीतर तक आहत थे। इसके अलावा हम अपनी जान को लेकर भी कम चिंतित नहीं थे। जब बगल के कमरे में इस तरह की घटना हो सकती है तो हमारी जान की क्या गारंटी है। भय और उदासी के इस भारी माहौल में वह कठिन दिन जैसे तैसे बीत गया। रात में सोने से पहले जब मैं डॉक्टर के कमरे में गया तो देखा कि वे गंभीर और गहरे विचारों में खोए बैठे थे। सिर्फ एक दिन की इस घटना ने उनके शांत और स्थिर चेहरे पर काली रेखाएं खींच दी थी। मैं उनके पास बैठकर बोला, मैस के सभी लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अनुकूल बाबू फीकी हंसी हंसकर बोले, उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता अजीत बाबू। ऐसी घटनाएं जहाँ होती हैं वहाँ कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसे हत्या कैसे कहा जा सकता है? और अगर यह हत्या ही है तो इसे कोई बाहरी व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता। पहली बात, हत्यारा ऊपर आया कैसे? सीढ़ी का दरवाज़ा रात में बंद रहता है, यह तो आप सभी जानते हैं। अगर मान भी लें कि किसी तरह वह ऊपर आ गया तो उसने अश्विनी बाबू के ही उस तरह से उनकी हत्या कैसे कर दी? ये कैसे संभव है? इसका मतलब ये तय है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने यह हत्या नहीं की। तो फिर बचते कौन हैं? वे लोग जो इस मेस में रहते हैं। इन लोगों में से क्या कोई अश्विनी बाबू की हत्या कर सकता है? हालांकि अतुल बाबू हाल ही में आए हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। मैं चौंक कर बोला, अतुल? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपको अतुल बाबू कैसे लगते हैं? मैंने कहा, अतुल? नहीं नॉन, नहीं, ये कभी संभव नहीं। अतुल क्यों अश्विनी बाबू को? डॉक्टर ने कहा, हाँ, तो देखिए, खुद आपके ही शब्द साबित कर रहे हैं कि मेस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। फिर क्या बचता है? यही कि यह आत्महत्या थी। क्या यही एकमात्र संभावना नहीं बचती? लेकिन आत्महत्या के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए। मैंने इस बारे में भी सोचा है। आपको याद है, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि इस इलाके में कोकीन का एक गुप्त गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह का सरदार कौन है, ये कोई नहीं जानता। हाँ, मुझे याद है, डॉक्टर धीरे धीरे बोले। अब सोचिए, अगर अश्विनी बाबू ही उस गिरोह के सरदार